कि 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी का कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसकी आप प्रशंसा न कर सकें, अद्वितीय उसको ना कह सकें। गिनाने लगूंगा 100 ज़्यादा आएंगे। आज लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार बिल क्यों नहीं पास करा पाई। अरे भाई साहब, बिल 303 से जहाँ बढ़ना चाहिए था वहाँ आपने स्वयं 240 कर दी। जिस अमर्यादित ढंग से राहुल गांधी बोलता है भारत के प्रधानमंत्री को, वो कोई सगा दुश्मन भी हो राजनीति में वो नहीं बोलता। आजकल के एक बड़े सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हैं श्री जमील जमाली जी, उन्होंने कहा है कि सगा और राजनीति एक ही वाक्य में नहीं आते हैं मियाँ। पहला बिल है इस सरकार का, 2014 में आई, उसका गिरा है पहला बिल। और उसके बाद भी एक शिकन जो है मोदी सरकार के चेहरे पे नहीं थी। उन्हें मालूम है ये चेस गेम हो रहा है। 50-50 सिलेंडर फूटे, एक लखनऊ में, एक गाजियाबाद में। क्या ये कोइंसिडेंस था समझते? मैं तो नहीं समझता हूँ। बंगाल में इस समय हिंदू मुसलमान चुनाव हो रहा है, और क्या और कोई चारा बचा है बंगाल के हिंदू के पास? भाई मैं समझता हूँ कि बंगाल का जो हिंदू है उसको चारा नहीं बनना है। अगला चुनाव जो है भारत में लोकसभा का 2029, उससे पहले भारत जलाना है। मेरा सुझाव यह है कि मोदी सरकार को अगले बड़े आसानी से आ जाएगा कि जो भी संसद का सदस्य है उसकी विदेश में कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। 1947 में जिस समय विभाजन हुआ देश का, क्या उस समय जो हिंदू थे पाकिस्तान में, उनके पास कोई और दूसरा मुद्दा था सिवाय हिंदू मुसलमान के? उन्होंने डिलिमिटेशन ऐसा करा हुआ है कि वहां पर मतलब एक ही शहर है, उस शहर के बगल में दूसरा है, उसका भाग जोड़ दिया। ये किया इन लोगों कि इन लोगों ने कैसे MCBC करी है परिसीमन की, तो वो सुधार जो हो जाएगा उससे इनको बड़ा नुकसान होगा। राम गोपाल वर्मा ने धुरंधर की खूब तारीफ की। हाँ, मैंने धुरंधर का एक ही सबसे बड़ा काम है कि उसने दाऊद इब्राहिम का सारा जो है और डाउन कर दिया। अब उस औरा को वापस कैसे लिफ्ट करें? तो ये राम गोपाल वर्मा को बिठाकर वापस से ये कहलवाया गया है कि दाऊद के हो सकता है गलत दिखाया धुरंधर में, हमें सच नहीं पता। ये गोदी मीडिया का मुलायम सिंह की तो सरकारी लिस्ट है पूरा कि 200 से ज्यादा पत्रकारों को 2 लाख से 10 लाख रुपए तक दिए गए, और आज से 25 साल पहले। और कम्युनिस्टों का जो प्लान मेरी समझ में आता है कि अब कम्युनिस्टों के नाम पे इनको वोट नहीं मिलना, कम्युनिस्टों को दोबारा सत्ता में नहीं आना, आपके केरल से भी विदा हो जाएंगे, कि ये कम्युनिस्ट नाम तो छोड़ देंगे, बाकी पूरा कब्जा कांग्रेस के जरिए अपनी राजनीति ये करेंगे। अलंकार सवाई, कैलाश विद्यार्थी, ये सब ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए लोग हैं, झोला टांगते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं, और कभी आपको मीडिया में सामने नहीं आते और वो घोर वामपंथी। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह, और आज प्रारब्ध के चैनल के 2 गुरु श्री पुष्कर अवस्थी जी और श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी एक साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत आप लोग का। राम राम। राम राम भैया, राम राम। दर्शकों, आज का जो विषय है वह है कि कल लोकसभा में एक बिल जो केंद्र सरकार लाई, मोदी सरकार लाई, वह पास नहीं हो पाया, और ये अपने आप में एक अद्भुत विलक्षण घटना है। हम उस बिल के निटिग्रिटीज़ पर तो बात करेंगे, पर मुख्य रूप से यह है कि उसके पीछे की राजनीति क्या है, विपक्ष ने क्यों नहीं आने दिया। उसमें 2 बातें कही उन्होंने। एक तो डिलिमिटेशन की बात की है, कि वुमेन रिजर्वेशन की बात की। केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर दोनों को क्लब करके कोशिश की कि हम एक समाधान निकाल सकें कि किसी को समस्या ना हो। पर जब एक समाधान निकलता है और समस्याओं का समाधान निकाल दिया जाता है, उस बात से भी कई लोगों को बहुत समस्या होने लगती है, और अक्सर वो कांग्रेसी होते हैं जिनको समस्याएं चाहिए, समाधान नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मैं सतीश चंद्र मिश्रा सर से पूछना चाहूँगा, सर इसके 2 हिस्से हैं। एक तो वुमेन रिजर्वेशन की बात हो रही थी जिसके नाम पर यह बिल लाया गया, और एक डिलिमिटेशन जो है वो लोग करना चाह रहे थे, अब वो नहीं करने देना चाह रहे थे मोदी सरकार के द्वारा। तो पहले वुमेन रिजर्वेशन पर बात कर लेते हैं कि आखिर उससे क्या समस्या थी कि 33% यदि वुमेन की सीट्स बढ़ेंगी संसद में या विधानसभाओं में, या टिकट देना पड़ेगा, रिजर्व हो जाएंगी, तो उससे भाजपा का तो समस्या नहीं है। कांग्रेसी और ये जो क्षेत्रीय राजनीतिक जातिवादी पार्टियां हैं, इनको क्या समस्या है? यहाँ से 30-35 साल पहले जिस समय महिला आरक्षण की बात शुरू हुई 90 के बाद,
तो उस समय हम लोगों की चर्चा होती थी कि ये विरोध जो है ये पार्टियां करती हैं। मुलायम सिंह लालू बहुत मुखर होकर करते थे, बदतमीजी के साथ करते थे। तब ये होता था कि दो पार्टियां ऐसी जिनको महिला प्रत्याशी जिनके पास होंगे, कांग्रेस के पास भी महिलाएं थी जो चुनाव लड़ सकती थी और भाजपा की थी, कि इनके पास इस तरह की महिलाएं हैं जो चुनाव लड़ सकती हैं और सभ्य हैं, शालीन हैं। इनके पास अकाल है, लालू और मुलायम। इनके इनके दल में तब भी नहीं थी। आप इनका पूरा इतिहास उठा के देखिए, 90 से लेके अब तक का। मुलायम सिंह की पार्टी की एक कोई महिला नेता बताइए जो बड़ी नेता हो। जया बच्चन सर। नहीं, जया बच्चन तो छोड़ो। जया बच्चन वही इनके पास सबसे बड़ी नहीं, 90 में तो वो भी नहीं थी, वो तो आई 2004 के बाद। हाँ, तो जब सुब्रत राय का प्रभाव बढ़ा तब आई। अन्यथा 36 साल हो, 90 से लेकर अब तक एक महिला नेता का नाम बताइए जिसको आप ये चर्चा में कह सकें कि राष्ट्रीय स्तर की या प्रदेश स्तर की नेता है। डिम्पल यादव नहीं, परिवार से। हाँ, मैं बता रहा हूँ जो है इनके पास इसी टाइप की। हाँ। लालू यादव के पास वो भी नहीं है। लालू यादव के पास महिला नेता का नाम तो मीसा भारती और बाकी उसकी रोहिणी आचार्य उठना शुरू की तो घर में निपटा। सिवाय अपने के उनको कोई आज तक नहीं। 36 साल का उनका ये है। तो उस समय होता था कांग्रेस और भाजपा की टक्कर होगी और इसीलिए लोग विरोध करते हैं कि ये हार जाएंगे, 33% सीटें होंगी। आज विरोध की स्थिति ये है कि अब कांग्रेस भी इन्हीं की कतार में जाके खड़ी हो गई है। अब कांग्रेस के पास नेता नहीं है। महिला नेता की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस के पास नेता ही खत्म हो गया, महिला नेता तो बिल्कुल खत्म, शून्य। तो एक तरह से एक तरफा वो जो 33% आरक्षण की बात हो रही है, तो एक तरफा लड़ाई लड़ेगी भाजपा। ये तो बड़ा डर इनको ये सता रहा है और इसीलिए इन्होंने जो बैकवर्ड की ये बात करते हैं, तो बैकवर्ड की बात करने से पहले राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए इस देश से। इनकी तो बात में बाद में करेंगे, अखिलेश वगैरह की। इनको माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा नंगाई कांग्रेस ने की, उसी ने विरोध किया, उसी के विरोध की वजह से बिल गिरा। कि मैं निकाल के रखा है जरा कि राहुल गांधी के पिताजी कांग्रेस के शिखर पुरुष राजीव गांधी, उनका स्टेटमेंट है। ये अक्सर इस आदमी को दौरे पड़ते हैं ना कि ब्यूरोक्रेसी में कितने ओबीसी हैं, फलाना कितने हैं, और सेना में कितने हैं, जुडिशरी में कितने हैं। इनके पिताजी क्या कह के गए, और ये 1991 में राजीव गांधी के संसद के अंदर भाषण है। क्या हम पूरे देश को सिर्फ जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं? ये उन्होंने ओबीसी के जब रिजर्वेशन मंडल कमीशन का आया था। अगर हम योग्यता को दरकिनार कर देंगे तो देश की संस्थाओं की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा। ये राजीव गांधी 7 सितंबर 1991 को कह रहे थे। आज के भारत की वास्तविक स्थिति को यह पूरी तरह नहीं दर्शाते जो मंडल कमीशन के लिए कहा था। यह फैसला सामाजिक न्याय से ज़्यादा राजनीतिक लाभ के लिए किया गया है। इससे समाज में नई तरह की खाई पैदा हो सकती है। ये बातें उनके पिताजी कह रहे थे विरोध में। ओबीसी अगर वो असली पिता हों तो बात बच्चा सुने। तो अब वो फिलहाल पब्लिक के सामने तो रही है ना, तो सबसे पहले जब ओबीसी का वकील बन के आदमी खड़ा होता है तो इसको माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारे पिताजी और हमारी पार्टी, क्योंकि खाली पिताजी नहीं थे वो उस समय पार्टी के प्रेसिडेंट, शिखर पुरुष था वो आदमी, उसके ऊपर कोई नहीं था। और वो आदमी खुलकर संसद के अंदर विरोध कर रहा था, उनका रिकॉर्ड में भाषण है। तो ये समझिए कि सरासर ये आदमी झूठ बोलता है। और राजीव गांधी के बाद 10 साल तो इनकी माताजी सुपर प्राइम मिनिस्टर थी। 10 साल में कब आए ये ओबीसी का आरक्षण को लेकर? और ये क्या पूरे देश को अनपढ़ समझता है जब ये कहता है ना कि ब्यूरोक्रेसी में कितने ओबीसी हैं और जुडिशरी में कितने हैं, सेना में कितने हैं। तो नरेंद्र मोदी को भी सत्ता में आए 12 साल हुए हैं और 12 साल की सर्विस के बाद कोई आईएएस टॉप रैंक पे नहीं पहुंचता। ये टॉप 100 की बात करता है ना कि सेंटर में टॉप 100 में तो डीएम लेवल तक पहुंचता है मैक्सिमम। डीएम लेवल तक जो मैक्सिमम नहीं, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक भी नहीं पहुंचता। वही कह रहा हूँ नहीं, 12 साल में तो नहीं पहुंच सकता। तो आज की तारीख में जब ये ओबीसी की टॉप लेवल की ओबीसी की बात करता है तो वो किस समय भर्ती हुए थे? आखिर वो आए तो अपने प्रमोशन के हिसाब से है ना। तो नरेंद्र मोदी ने कोई उस पर अतिरिक्त तो कोई अपना विशेषाधिकार तो लगा नहीं दिया। तो जो भी टॉप 100 में बैठे हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? उससे पहले जो 10 साल जिनकी सरकार थी वो जिम्मेदार हैं। तो ये आदमी पूरे देश को अनपढ़ समझते हैं और मेन इनका डर सिर्फ पहला डर इनका ये है कि महिला आरक्षण अगर आज की तारीख में हो जाता है
तो ये तीनों दल साइड लाइन हो जाएंगे। आप मतलब समाजवादी पार्टी गौर करिए, महिला ग्राम पंचायत कौन थी? फूलन देवी। अगर परिवार से बाहर की बात करिए, बाकी इनके परिवार के आज भी इनकी जो 4-5 सांसद है उसमें कृष्णा पटेल है बांदा की, उसको आप कह सकते हैं कि वहाँ वो एक कॉमन सामान्य बैकग्राउंड की है। बाकी 5 पारिवारिक, 4 जो हैं उसमें पारिवारिक हैं। एक तो डिम्पल यादव स्वयं है, इकरा हसन वो बड़ा परिवार है, राजनीतिक परिवार। इस तरह अब वो जो अभी प्रिया सरोज, वो तूफानी सरोज की बेटी है। तो ये इस टाइप के महिलाएं इनके यहाँ हैं, तो वो घुमा फिरा के मुश्किल से इनके पास 10% भी नहीं बनेंगी। और नहीं, जो महिला प्रवक्ता है इनकी, वो कितनी खतरनाक और किस प्रकार की हैं, जो 2-3 प्रवक्ता भी इनके यहाँ नेता। नहीं, महिला प्रवक्ता की बात करिए। महिला प्रवक्ता इनके यहाँ कौन आती है? अगर आप पुलिस में पकड़ाई है। नहीं, अब तो आरजेडी वाली है। अब जरा नहीं, अगर आप अखिलेश की बात करिए तो खुल के बात करें ना। एक महिला प्रवक्ता इनके यहाँ जूही सिंह है। कौन है वो? अखंड प्रताप सिंह जी की बेटी। अखंड प्रताप कौन थे? महाभ्रष्टम आईएएस, जिसके लिए लगातार आईएएसओ ने मिलकर 3 बार ये एसोसिएशन ने, आईएएस की एसोसिएशन ने, किसी नेता ने नहीं, ये घोषित किया कि ये महाभ्रष्ट आईएएस ये है। 100 करोड़ रुपए 100 करोड़ के भ्रष्टाचार में वो जेल गया। वो उसकी बेटी है, तो नेता तो नहीं है वो कतई। दूसरी कौन है? मुनव्वर राणा की बेटी है। तो इनके पास एक सामान्य महिला है ही नहीं। और वही डर इनको सताता कि ये 10% नहीं, इनके पास ना कैंडिडेट मिलेंगे, ना प्रवक्ता मिलेंगे, नेता मिलेंगे। इसलिए इनको तरह तरह की गलती से महिलाओं की भर्ती करनी भी पड़ गई तो इनके अपने आदमी किस प्रकार के हैं? क्या उनको सम्मान दे पाएंगे? नहीं, वो आएंगी ही नहीं, आएंगी नहीं, भर्ती नहीं होंगी भाई। जब डिम्पल जो है अपने जो है भाभी को जो है उनको असहज हो जाती हैं जब इनकी युवा जो है ब्रिगेड जो है भाषा सुनती है या घेरती है, तो आप समझ लीजिए कि सामान्य घर की डिम्पल तो 2 बार, एक बार मुसलमान। नहीं भाई साहब, आपने अच्छी याद दिला दी। ये इलाहाबाद में संभव था, इलाहाबाद में कि डिम्पल यादव को कहना पड़ा कि तुम लोग बदतमीजी बंद करो, नहीं तो भैया शिकायत करेंगे। अखिलेश सीएम थे भाई। तो ये इनकी स्थितियां सीएम के समय याद करिए, जिस समय अखिलेश यादव का शपथ ग्रहण हुआ, फूलपुर की घटना है, मुझे याद आया इलाहाबाद। जिस समय अखिलेश यादव का शपथ ग्रहण हुआ 2012 में, और शपथ ग्रहण समाप्त होते ही 5 मिनट के अंदर लूट लिया था उस कहा था उस स्टेज को, टूट गया, अरे वो भरभरा गिर गया था। ऐसा पूरे हिंदुस्तान में कभी कहीं नहीं हुआ, किसी पार्टी में नहीं हुआ कि इधर शपथ ग्रहण खत्म हुआ। और ये जो है, अब जैसे राजस्थान की कांग्रेस हो या छत्तीसगढ़ की हो या एमपी की कांग्रेस हो या शरद पवार की पार्टी हो या इवन साउथ वाले, उनमें भी ऐसा कोई महिलाओं का बहुत बड़ा समर्थन या सब वही सेम कहानी है? नहीं, साउथ में है, साउथ में उनका ठीक है। अभी आप देखिए टीडीपी की प्रवक्ता भी बढ़िया है, नेता बढ़िया है, वो सदन में भी बोली और कल टेलीविजन पे भी आई। तो वो एक स्तरीय हैं वो लोग। मैं वो डीएमके और उन लोग की बात कर रहा हूँ जो कांग्रेसी इंडी अलायंस वाले हैं। हाँ, नहीं, डीएमके क्योंकि दक्षिण भारतीय है, उनकी भाषा हम लोग नहीं जानते। डीएमके को आप समाजवादी पार्टी का कार्बन कॉपी कह सकते हैं। उतने ही बदतमीज, उतने ही राउडी, उतने भ्रष्टाचारी। और उनके यहाँ जो नेता हैं वो उन्हीं के परिवार की ही हैं। महिला नेता की अगर आप बात करिए, हाँ वही है, कणिमोजी और बस परिवार तो दर्जनों के हिसाब से कितने भाई बहन सौतेले पक्के, तो पूरा मामा चाचा मारन फैमिली, ये वो सब ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक, तो सर ये तो हो गई महिला रिजर्वेशन से ये समस्या है। बस एक आखिरी बात कि प्रियंका गांधी भी हैं, तो क्या प्रियंका गांधी के होने से भी कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा? मेरा तो मानना भैया यही है जी कि राहुल गांधी अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। ये हम लोग दिखता जितना नाटक करता है भाई बहन का, हकीकत ये पिछले 2-3-4 के 5 साल से ये बातें आ रही। जब से प्रियंका गांधी सक्रिय हुई थी, पहले उनको सक्रिय उनकी माँ ने नहीं होने दिया, ये ओपन सीक्रेट है जी। अब जो है धीरे धीरे क्योंकि वो बोलने लगी है, तो मैं उसको बहुत अच्छा वक्ता नहीं मानता हूँ प्रियंका को, लेकिन जब आप राहुल गांधी से कंपेयर करते हैं तो लोगों को लगता है वाह ये जो है बेटर है। इसका एहसास जो है राहुल गांधी से ज्यादा जो राहुल गांधी के जो कॉकस बना रखा है उनको, वेणुगोपाल हुए, जयराम, क्योंकि वो उनका अस्तित्व राहुल गांधी पे, और राहुल गांधी समझ रहे हैं कि मैं जो हूँ इतनी बार हार चुका हूँ कि बड़ा सहज होगा कि मुझे धक्का मार के मेरी बहन आ जाए। लेकिन बहन जानती है कि आगे उसके बाद बैगेज है रॉबर्ट वाड्रा का, तो जब तक वो बचा के निकलती रहे, इसलिए उसको
राहुल के पीछे बैठ के हंसना जो है ज्यादा सुलभ लगता है। और राहुल गांधी को ये जानता है कि यदि 33% महिला पे कर दिया तो वो जो 33% होंगी वो इसके पास तो कुछ भी नहीं है। 33% कांग्रेस जो है इनके पास कौन प्रियंका की हो जाएगी। अरे भाई, इनके पास कौन सेनेटर कौन टाइप की क्या नाम है वो भी सांसद की बेटी ही थी। अरे भाई पत्रकार थी, बेटी थी, तो भाई इनके तो वंशागत वाला मामला है। लेकिन 33% आएगी तो निश्चित मानिए उसमें उसकी प्रमुख कौन होगी? प्रियंका गांधी होगी। इनकी लीडरशिप में कांग्रेस में, जैसे उन्होंने कहा है, पिछले 30 साल में जब कांग्रेस का क्षय हुआ, ऐसा नहीं कि कांग्रेस में कभी महिला नेत्रियां नहीं रही हैं, अंबिका 90 दशक तक जो है था, लेकिन जब से जो है कोलैप्स हुआ, अंदर से ही भरभरा के गिरी है, तो महिला नेत्रियां गायब हो गई। अब इनके पास केवल जो है, जिसको बहुत बुरे शब्दों में कहें तो इनके पास यदि जो चुनने बैठेंगी तो हर शहर से जो है जहां खड़े करेंगे हर मोहल्ले से आवाज आएगी यही है यही है। ये हो सकता है कि एक महिला नेत्री का करियर रिवाइव हो जाए, रेणुका चौधरी का, जिनका मोदी जी ने यह कहकर करियर तबाह कर दिया। जो भाई साहब ने कहा वो संदर्भ समझिए जी कि जो ढंग की महिला नेता आई वो गायब हो गई। और उसमें एक नाम बताता हूँ, मीनाक्षी नटराजन। हाँ बिल्कुल। मतलब वो दक्षिण भारतीय थी, इतनी बेहतरीन हिंदी बोलती थी कि अच्छी अच्छी महिलाएं नहीं बोल सकती, हिंदी भाषी महिला नहीं बोल पाएगी। उसको पहला अटैक दिग्विजय सिंह का हुआ जब उसने 16 टंच किया, इस तरह का माल शब्द इस्तेमाल किया। और आज की तारीख में मीनाक्षी नटराजन गायब हैं। उसकी जगह उन्होंने अध्यक्ष किसको बनाया है वहाँ पे मध्य प्रदेश में? वो जीतू पटवारी को। जीतू पटवारी का लोग वीडियो भूल गए होंगे, याद है कि वो आदमी वोट मांगने जाता, कहता पार्टी गई तेल लेना, मुझको याद रखो। और वो आदमी मध्य प्रदेश का अध्यक्ष है। और मीनाक्षी नटराजन आज की तारीख में गायब है। कहाँ गायब है? जबकि वो राष्ट्रीय स्तर की, मेरे ख्याल से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी थी वो। तो यहाँ कांग्रेस का एक चरित्र बदल गया 1990 के बाद। सोनिया गांधी जब से वहाँ वर्चस्व आया तो सोनिया गांधी का भी जो है कुछ न कुछ लोगों को, कुछ नेत्रियों को अपने अगल बगल रखती थी। हाँ। लेकिन यूपीए काल के पतन के बाद जब से ट्रांजिशन पीरियड राहुल गांधी का आया है, हाँ, तब जो है राहुल गांधी जो है को अच्छा आदमी चाहिए ही नहीं। उसकी प्री क्वालिफिकेशन ये है कि बदतमीजी से बात करता हो, अनर्गल बात करता हो, और वो हमेशा मोदी और सरकार को टारगेट करते हैं। जितनी गंदी से भाषा, जिस असभ्य भाषा, जिस अमर्यादित ढंग से राहुल गांधी बोलता है भारत के प्रधानमंत्री को, वो कोई सगा दुश्मन भी हो राजनीति में वो नहीं बोलता। लेकिन उसको वही पसंद है, इसलिए जो है महिलाएं अभद्र होना बहुत मुश्किल काम होता है उनके लिए, स्वाभाविक गुण नहीं होता है। तो जैसे हम लोग याद किसको रखते हैं, वो आरजेडी वाली कौन सी है, कंचना भारती, हाँ वही करके हंसती है, तो हम लोग उसके उस सूपनखा वाले स्वरूप को याद करते हैं। तो कायदे से नेतृत्व 33% मतलब बोलने के लिए, वोट मांगने के लिए कोई आपका एक मिनिमम एक कैरेक्टरिस्टिक जो होना चाहिए, वो जो है राहुल गांधी को पसंद नहीं है। पुष्कर दा, आपने अभी एक जुमला इस्तेमाल किया। आजकल के एक बड़े सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हैं श्री जमील जमाली जी, उन्होंने कहा है कि सगा और राजनीति एक ही वाक्य में नहीं आते हैं मियाँ। ठीक है। नहीं, राहुल गांधी की जो बात है, उनका एक उदाहरण आपको बताता हूँ कि वो किस टाइप से पार्टी चला रहा है। 6-7 साल हो गए, गुजरात में एक नेता, मैं उस समय नाम भूल रहा हूँ उनका, कोरी हैं जात के, SC उसमें, और वो कितना जमीन से जुड़ा हुआ नेता है ये भी। पट्टीदार की बात करें क्या? कोरी को मतलब उनकी जाति में कोरी जानता हूँ। तो कोरी समाज से आते हैं। हाँ, कोरी समाज से आते हैं। कोरी समाज का बड़ा नेता है गुजरात में। और वो कितना जमीन से जुड़ा हुआ नेता है कि मोदी 2001 में मोदी आए, मुख्यमंत्री बने, 2002 को पहला चुनाव हुआ, भाजपा लगातार चुनाव जीती, लेकिन वो हमेशा चुनाव जीते, उनको हरा नहीं पाया, और वो आदमी अपने दम पे जीतता था। और वो आदमी राहुल गांधी से मिलकर कुछ उसकी डिमांड थी, तो वो राहुल गांधी से मिलने आए दिल्ली में। लखनऊ के एक नेता हैं, वो उनके संपर्क में थे, तो उनको उसने बुलाया, उनसे कुछ सलाह मशविरा करना था, और वो लोग मिलने गए। राहुल गांधी ने सवेरे 7 बजे का समय दिया उनको, वो भी AICC में मिलने का। और मिला कहाँ? लान पे, मतलब लान पे टहलना, टहलते टहलते बात की 10 मिनट। उन्होंने अपना बताया कि हमको ये चाहिए, क्या हाँ ठीक है मैं सोचूंगा।
मगर वो जो जिस हिसाब से रिसीव किया AICC में, उस आदमी ने लौटने के बाद तत्काल पहला काम किया, कांग्रेस छोड़ी। और वो कितना इम्पोर्टेंट आदमी था कि कांग्रेस छोड़ने के दूसरे दिन नरेंद्र मोदी ने इसको ज्वाइन कराया और उसको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया था। तो इस तरह के जो कद्दावर नेता होते हैं, जो दमदार ये तो नेहरू के समय का चरित्र है। दमदार, उन्होंने जितने कायदे के लोग थे, नेहरू, इंदिरा, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया, राहुल वही कर रहा है जो पूरे परिवार ने किया है। जो आसपास अच्छा था उसको और इसकी जड़ में कोई जाता नहीं। मैं जो मेरे परिचित मित्र हैं वो इस बात के गवाह हैं कि आज की बात नहीं, पिछले करीब 10-15 साल से, मतलब मोदी आए हैं उससे पहले से मैं लगातार एक बात कहता था, वो सब गवाह हैं कि कम्युनिस्ट इस देश में अप्रासंगिक हो गए, अछूत हो गए और जनता उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती है। उन्होंने एक दूसरा रास्ता अपनाया राजनीति में आने का कि कांग्रेस के आवरण ओढ़ो, और कांग्रेस का आवरण ओढ़ने के बाद अब उन्होंने कांग्रेस पे कब्जा करना शुरू किया। और राहुल गांधी मतलब कितने शातिर लोग हैं वो। राहुल गांधी गाली खाता है, राहुल गांधी के सलाहकार की बात करिए तो वेणुगोपाल गाली खाते हैं। ये कोई नहीं है उसके सलाहकार। जो अभी भाई साहब ने बताया कि जो राहुल गांधी का चरित्र बताया, उसके जो सलाहकार हैं वो कोई सीन में नहीं है। और उनका सरगना है अलंकार सवाई। अलंकार सवाई, कैलाश विद्यार्थी, ये सब ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए लोग हैं, झोला टांगते हैं, कुर्ता पजामा पहनते हैं और कभी आपको मीडिया में सामने नहीं आते और वो घोर वामपंथी। और वो जो फीडबैक देते हैं राहुल गांधी को, राहुल गांधी वही उस पर चलता है। और कम्युनिस्टों का जो प्लान मेरी समझ में आता है कि अब कम्युनिस्टों के नाम पे इनको वोट नहीं मिलना, कम्युनिस्टों को दोबारा सत्ता में नहीं आना, आपके केरल से भी विदा हो जाएंगे, कि ये कम्युनिस्ट नाम तो छोड़ देंगे, बाकी पूरा कब्जा कांग्रेस के जरिए अपनी राजनीति ये करेंगे और उसका सरगना होगा राहुल गांधी। प्रियंका उस खांचे में फिट नहीं होती। ये लड़ाई है इनकी। अब इसी के साथ अब अगली चर्चा पे आते हैं, जो कि नाम आ गया है। कम्युनिस्टों की बड़ी इच्छा रही है भारत टूटे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये नेता भी कम्युनिस्ट नेता कन्हैया कुमार ने लगाया था, जो आजकल कांग्रेस में अध्यक्ष है, वही जो आपने कहा। और इन लोग का एक है गंगा अधिकारी पेपर्स करके है, तो 16 टुकड़े होंगे। वो बहुत लोग पहले से 1925 से ही इन लोग का प्लान है। आज तक डिनाई भी नहीं करता ये बात। नहीं डिनाई क्या, जिस तारीख से जो है इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी का मॉस्को में गठन हुआ, जिस पार्टी का जो है विदेश में ही गठन हुआ हो और उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का नाम शब्द जोड़ा गया हो ना, कि जैसे सारा उनकी अलग चीज हो, तो उनका तो शुरू से ही जो है उनका जो पैम्पलेट था, जो मूल उनका पाकिस्तान बनवाने में उनका बहुत बड़ा योगदान, शहरी और मजदूर का वर्गीकरण करके जो विखंडित का जो था वो उनका प्लान था शुरू में। अब डिलिमिटेशन की बात करते हैं, तो डिलिमिटेशन से सबसे ज़्यादा समस्या इन्हीं लोगों को है, नहीं सब पूरे तंत्र को है, जिनको भारत तोड़ना है। उनके लिए तो भाई अखिलेश यादव भी दक्षिण और उत्तर की बात कर रहे हैं। मतलब कोई तुक नहीं बनता है कि वो दक्षिण के समर्थन में, कि दक्षिण वालों के साथ बुरा हो जाएगा, हमारे साथ अच्छा हो जाएगा, अपना नहीं देख रहे। तो पुष्कर दा, ये डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज ना हो या मोदी सरकार के कार्यकाल में ना हो, क्योंकि एक बार हो जाएगी तो फिर 25 साल के लिए फ्रीज हो जाएगी, तब तक ये लोग कुछ कर पाएंगे नहीं। तो डिलिमिटेशन से इनकी क्या समस्या थी जिसको इन्होंने फिर नहीं आने दिया? बेसिकली इसी बात को बोल के देखो, ऐसा है कि डिलिमिटेशन तो एक बहाना था। यदि कल उल्टा टंग भी जाते मोदी और शाह, सारी बात मान लेते, तब भी ये जो है बिल पास नहीं होने देते। उसका कारण मुख्य था कि बाकी को तो मैं नहीं जानता हूँ, जो इनका जो मुख्य गिरोह है शातिर, वो है राहुल गांधी। उसको अर्थ मालूम है। उसको मालूम है कि 2 साल बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशनली जो है आपको सेंसस कराना ही कराना होगा, और जब एक बार सेंसस हो जाएगी आर्टिकल 82 के तहत, तो आपको डिलिमिटेशन करना होगा। तो उस वक्त जब आप करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली, तो जो उसके प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है उस आधार पर करेंगे। उससे जो है सीटों का जो दक्षिण के राज्य है और उत्तर के मोटा जो उसमें मेन आपका तमिलनाडु की ज़्यादा आती है, केरल मेरे ख्याल से गेन उतना करेगा ही कर ज़्यादा, वो होगा। तो उनको जो उनकी पूरी इच्छा हमारे हर जगह कर चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट में जलाने की कोशिश कर चुके हैं, लगे रहे, मिशनरी किया, सबको नहीं टूटा। किसान को लेकर पंजाब करने की कोशिश की, नहीं हो पाया। महाराष्ट्र में जो है करना चाहा, नहीं कर पाए। ये उनको सबसे स्वर्णिम अवसर लगता है कि जब सीटों के बहाने कर 2 साल, ये भी भाई इनके पीछे राहुल गांधी की ये बुद्धि नहीं है
उनके पीछे की जो बुद्धि है वो भी लॉन्ग टर्म ही खेल रहा है। तभी तो एक लंगड़े घोड़े पे उन्होंने दांव लगा रखा है कि इसको जो है वो चाह रहे हैं 2027 में, 2029 से पहले अगला चुनाव जो है भारत में लोकसभा का 2029, उससे पहले भारत को जलाना है। तो ये जो है एक स्वतः जब जो है मोदी गवर्नमेंट भी जो है अपने असहाय महसूस ये करेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है उसको जो है, यदि उसको तोड़ बदलना चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी सरकार तब भी साला वो बिल पास नहीं होने देंगे, क्योंकि उनको आग लगानी है। और आग लगाने के लिए इस बात पे है कि इस चुनाव में उनको पूरी अब आशा इस बात की है उनको कि हमारी डीएमके सरकार फिर आ जाएगी, पहली बात। दूसरा, केरला में उनकी सरकार भी आ जाएगी, ये भी उनको तो तीसरा, कम्युनिस्ट आ जाएंगे। तीसरा, कर्नाटक में उनकी है, उनको लगता है कर्नाटक में जीतते ही रहेंगे। तेलंगाना में उनकी है। तो जब इतने इनके गोटियां सेट है इनकी, तो ये 2026 में 2027 का सपना देख रहे हैं और 2029 से इन 1-2 साल के अंदर भारत को जलाने का जो आखिरी प्रयास होगा दक्षिण, और मतलब ये समझ लीजिए कि 1854 में जो अमेरिका में हुआ, दक्षिण राज्य को हम अलग कॉन्फिडेंट बनाते हैं, ये उसकी तैयारी हिंदू मुसलमान कर चुके, सब कर चुके थे तमाम। अभी भी कोशिश चलेगी। बंगाल के चुनाव के बाद और उसकी विभीषिका और बढ़ेगी। तो इनको इससे मतलब ही नहीं कि भारत जल नहीं रहा है, उनको तो एक मौका और मिल रहा है, इसलिए उन्होंने डिलिमिटेशन को जो है घुसेड़ दिया और इस पे खुश है। बाकी लोग इसलिए खुश है कि मोदी सरकार का बिल गिर गया। एक चीज बताइए आप, पहला बिल है इस सरकार का, 2014 में आई, उसका गिरा है पहला बिल, और उसके बाद भी एक शिकन जो है मोदी सरकार के चेहरे पे नहीं थी। हंस के मोदी जी। दूसरी बात, जब कोई जो केंद्र में सरकार होती है और वो पार्टी कोई जो है बिल लाती है और वो ऑन द फ्लोर पराजित हो जाती है, तो अपोजिशन डिमांड करता है रिजिग्नेशन की। आपने किसी भी अपोजिशन से जो है रिजिग्नेशन मोदी जी का मांगते नहीं सुना होगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं सब लाते हैं। अरे वही मांगना यही होता है कि वो नहीं हिम्मत पड़ रही। क्यों? उन्हें मालूम है ये चेस गेम हो रहा है। उनको लग रहा है कि हमने आज चिट दे दिया, मोदी जी एक अगली बाजी 6 महीने बाद खेलेंगे, साल भर बाद खेलेंगे। और अपोजिशन को क्या है, सरकार तो अपने जान रही कि ये भी क्या सोच रहे हैं, तो अपनी तैयारी करेगी। जिस तरह बंगाल के चुनाव में हमने तैयारी देखी उनकी कि सारे जो है परमिटेशन कम्बिनेशन उनको लेने थे, जितने मतलब पुशबैक उनको लेना था, शॉक एब्जॉर्वर लगाए, तो बड़ी समस्या आएगी, उसको भी लगा लेंगे, फिर तक कल की तो वहाँ देखेंगे, आज ही से तैयारी करेंगे उसकी। लेकिन अपोजिशन के लिए क्योंकि डिस्ट्रॉय करना सबसे आसान कार्य है, वो इच्छा बाहर वालों की है। आप जिस तरीके से जो है 24 घंटे के अंदर 500-600 किलोमीटर की दूरी पे 50-50 सिलेंडर फूटे, एक लखनऊ में, एक गाजियाबाद में, क्या ये कोइंसिडेंस आप समझते हैं? मैं तो नहीं समझता हूँ। 50-50 गैस सिलेंडर ही, अरे शॉर्ट सर्किट को बता देता हो जाता, लेकिन संख्या भी वही कि 50 सिलेंडर यहाँ लखनऊ में फूटे थे, विकास नगर में। हाँ 50, और 50 यहाँ पे गाजियाबाद में भी आ रहे हैं। तो इसके मतलब ये कि सब डिजाइन है, तो डिस्ट्रॉय करना सबसे आसान है जी। और फिर एक दुर्भाग्य हम हिंदुओं को रहा है, जो जैसे हम मिश्रा जी बात करते रहे कि हमें जो है, हमें इसका बड़ा दम है कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, और हमारे यहाँ तो जो है आलोचना का पूरा जो है, हम इसी में अलग है कि हम आलोचना कर सकते हैं। लेकिन इतने बड़े गधे हैं कि हमको ये नहीं मालूम है कि आलोचना कब करनी है और मौन कब रखना है। तो सर बड़ी बात बताई आपने। और सतीश सर, डिलिमिटेशन की अगर ये प्रक्रिया होती है, मोदी सरकार करती भी है, तो हमने देखा असम में जैसे 33% मुसलमान हैं और 26 सीटों पर हिमंत बिश्व शर्मा जो है नहीं लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा भाजपा का कैंडिडेट ही नहीं उतारेंगे, 100 सीटों पर लड़ेंगे, 90 जीतेंगे, मेजॉरिटी में आएंगे, कस के आएंगे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो असम में पूर्ण रूप से हिंदू मुसलमान का चुनाव हो रहा है। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हो रहा है, सबसे बड़ा केरल में और तमिलनाडु में, ये सब भी चुनाव होने हैं। एक तो टाइमिंग सर, कि ऐसे 5 चुनाव के बीच में आप इस प्रकार का 3 दिन का पूरा बिल ला रहे हैं और बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं, और चुनाव के बीच में, एक तो इसकी टाइमिंग पर के बारे में आप बताइएगा। तीसरा, ये जो डीलिमिटेशन है, जो भारत में देखिए आप जो अक्सर कहते हैं वही सत्य है कि भारत में सिर्फ एक राजनीति होती है, और वो जो होनी चाहिए वह हिंदू मुसलमान, और कोई राजनीति ना है ना होगी,
क्योंकि अगर अखिलेश, सपा और राजद और क्षेत्रीय पार्टियों कांग्रेस के चेहरे या इनका मुखौटा बनाकर भी जो लड़ रहा है वो पीछे से मुसलमान ही है, वही सत्ता में आना चाह रहा है, उसी का वोट बैंक है, उसी का तंत्र है। तो सर ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इन लोग को क्या करेगी, जनसंख्या के साथ या सीटों के साथ या राजनीति के साथ? इस पर आऊँ, लेकिन पहले पुष्कर भाई साहब ने जो बात कही उसको थोड़ा आगे बढ़ा दूँ। सर जो इनका विध्वंसक चरित्र है उसको ज़रा समझ लीजिए कि भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? ताशकंद। वो दूसरे देश में हुई। और जिस आदमी ने जिसने स्थापना की, जो संस्थापक है कम्युनिस्ट पार्टी का, उसने 12 साल बाद कम्युनिस्ट पार्टी को लात मार छोड़ दिया, मानवेंद्र नाथ राय। और जिस समय उन्होंने छोड़ा उस समय के उनके उद्गार पढ़िए उन्होंने कि अराजक हैं, ये स्वार्थी हैं, लुटेरे हैं, मतलब जो वो कह सकते थे सब कुछ उन्होंने कहा और उन्होंने छोड़ दी पार्टी। ऐसा नहीं वो बात जेल में भी रहे लेकिन कम्युनिस्ट वो नहीं रहे। एक मिनट, मिश्रा जी ने बात की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, उसमें से एक बात जोड़ता हूँ। इसी का एक हमको एक और पैरेलल मिलता है, जब नक्सलवाद निकला यहाँ से तो उसका जो संस्थापक था चारू मजूमदार, उसने भी गाली मार के छोड़ा इस नक्सलवाद। ठीक ठीक जी। तो बड़ी बात। वो एमएन राय छोड़ा, वो मरे। और उसके बाद वो कितने उपेक्षित है, उनकी पत्नी शिमला में रहती थी, उनके घर में डकैत घुसे, उन्होंने उनकी हत्या करके घर लूट लिया। ये बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी हो गई थी, किसी ने उनके ऊपर दो आंसू नहीं। तो ये इतने कृतज्ञ, इतने ये अराजक हैं ये। और जो भाई साहब ने याद दिलाया चारू मजूमदार का, वो कितने बड़े, मतलब इससे इनका चरित्र पता चलता है कि चारू मजूमदार माओ से तुंग से मिला था चीन में। कनु सन्याल और चारू मजूमदार ये दो खंबे हैं नक्सलवाद के, दोनों साथ थे, एक ही गांव के हैं। और जब ये कनु सन्याल ने अपनी किताब में लिखा है कि जब वो मिल के लौटा, उसने बताया कि मेरी कामरेड माओ से मुलाकात हुई, तो दोनों इतने खुश हुए कि गले मिल के बड़े घंटों रोए खुशी में कि अरे तुमने माओ से तुंग की दर्शन कर लिया, ये इतने बड़े चीन भक्त हैं। और किस माओ से तुंग? जो माओ से तुंग खुद कहता था कि हमने 3 करोड़ लोगों की हत्या करवाई अपने देश के, अपने लोगों की। जब उस पर आरोप लगता था कि उसने 5 करोड़ 6 करोड़ लोगों को मरवाया, तो कहता था नहीं गलत आरोप है, हमने 3 करोड़ लोगों को मरवाया। उस हत्यारे से मुलाकात पे दोनों इतने प्रसन्न हुए कि मिलकर घंटों रोए। तो वो चरित्र है कम्युनिस्टों का, वो आज की तारीख में राहुल गांधी पे आ जाता है। अब आते हैं आपकी बात पर, जो आपने कहा डिलिमिटेशन। मेन मुद्दा सिर्फ यही है जिसको ये कह नहीं पा रहे हैं कि डिलिमिटेशन इस देश को कम से कम 40 साल के लिए एक बार फिर से मुक्ति दिलाएगा मुसलमानों वाली, जो मुसलमान का है। और उसका उदाहरण अभी हम लोग बात कर रहे थे कि महाराष्ट्र की एक सीट है मालेगांव, लोकसभा का नाम पता नहीं क्या है, मालेगांव कि 4 सीटों पे भाजपा आगे थी, 5 सीटों पे नहीं 4 सीटों पे आगे थी। और 5वीं सीट जो मालेगांव थी उसमें इतनी लीड मिली, इतनी लीड मिली क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य थी कि भाजपा वो सीट हार गई लोकसभा की। ये इस तरह का जो इम्बैलेंस है वो इस परिसीमन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब की जो परिसीमन होगा या जो हो रहा, देखिए मोदी सरकार का मेरा अपना 12 साल का अनुभव ये है, ये कोई काम अचानक नहीं करते, ये उसकी तैयारी इनकी 2 साल पहले से शुरू हो जाती है, कर रहे होते हैं, बताते ये चल रहा होगा, मेरे ख्याल से वो कंप्लीट ही होगा, उस पर फाइनल जो टच देना होगा। इतना बढ़िया इन्होंने बात कही मिश्रा जी ने। मोदी सरकार का ये है कि जो आपको आइसबर्ग में ऊपर दिखता है ना, वो अब जब वो दिखता है तो समझ लिए कि उसके नीचे जितना है उतना काम हो चुका है, बस दिख रहा है वो उतना बाकी है। तो उसके बाद जो स्थिति है कि ये जो मुस्लिम वाला, को इनको कहीं बाहर तो भगा नहीं दिया जाएगा, ठीक है एक सीट है लेकिन एक सीमित संख्या इनकी हो जाएगी। और उसको ये लोग समझ रहे हैं, और इस वजह से, मगर ये जो अभी भाई साहब ने बात कही कि ये चाहे जितना जोर लगा लें रोक नहीं पाएंगे, डिलिमिटेशन तो होगा। और 2027 की जनगणना हो तो रहा था 2011 की जनसंख्या पे जो इन लोगों ने कराई थी, उसी को आधार बना लिया, तो तुम्हारे किए हुए काम को ही आधार बना रहे थे, तो तुम्हें क्या समस्या? नहीं आपने एक बात गौर नहीं की, ये बार बार इस बात को कर रहे थे कि 2011 की जनसंख्या उसी के आधार पर क्यों नहीं करते हो, और मोदी सरकार वो बिल्कुल करने को तैयार नहीं है। उसका कारण ये जो मैंने पेंच आपको बताया कि अब जो नई जनसंख्या आएगी उसके बाद जो परिसीमन होगा, तो वो जो इनके वोट बैंक वाली है वो सीमित हो जाएगा मामला। और इस बार डिजिटल होगा, वो इस बार ऐसा होगा कि फर्जीवाड़ा बहुत सारा, SIR के माध्यम से बहुत सारा फर्जीवाड़ा खत्म कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक
या सोनिया गांधी के काल में भी डिलिमिटेशन की जो एमसीबीसी की है इन लोगों ने, इन्होंने डिलिमिटेशन जो आपका पश्चिम उत्तर प्रदेश है, कुछ सीटों पे जो है आपका एक मतलब वहाँ पर आप जो है अल्पसंख्यक ही हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं हमको लगता है देखने में, उन्होंने डिलिमिटेशन ऐसा करा हुआ है कि वहाँ पर मतलब एक ही शहर है, उस शहर के बारे में दूसरा है, उसका भाग जोड़ दिया। ये किया इन लोगों ने। ये आपको उदाहरण के साथ बताता हूँ, लखनऊ का मोहनलालगंज सीट है, लोकसभा सीट है। मोहनलालगंज लोकसभा सीट का एक छोर है गोसाईगंज। गोसाईगंज जो है वो मोहनलाल लोकसभा सीट में आता है, और दूसरा छोर कहाँ है, वो बक्सी तालाब के आगे बिस्वा सीतापुर रोड में बिस्वा। वहाँ एक उत्तर मोहनलालगंज जो है दर्शक मतलब लखनऊ के पूर्व में रायबरेली रोड की तरफ पड़ता है। अब ये परिसीमन हुआ कब है? ये 2009 में हुआ है। ये पहले का नहीं है, ये 2009 में एक परिसीमन हुआ था, खाली बाउंड्री बदली गई थी। तो इस तरह के जो भाई साहब ने कहा तो उससे याद आ गई कि इन लोगों ने कैसे एमसीबीसी करी है परिसीमन की। तो वो सुधार जो हो जाएगा उससे इनको बड़ा नुकसान होगा, और तो भारत का उद्धार होगा। हाँ, भारत के उद्धार से बहुत समस्या है। भारत उद्धार हो, ये हमारे विपक्ष को स्वीकार्य नहीं है। वो तो जब सत्ता में थे तब भी नहीं कर रहे थे, तो भारत के पतन पर लगातार काम कर रहे थे। एक मेरा सुझाव ये है कि मोदी सरकार को अगले बड़े आसानी से आ जाएगा कि जो भी संसद का सदस्य है उसकी विदेश में कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि वो घोषित ना करे, ये कि उसकी प्रॉपर्टी विदेश में नहीं होनी चाहिए। सही बात है। और इसमें बड़ी सामान्य सी बात, इसमें किसी बुरा नहीं लगना चाहिए बिल्कुल कि किसी प्रकार की कोई नहीं है, आधी समस्या खत्म हो जाएगी। ये सब जो भारत विरोधी या देश विरोधी कामों में लगे हैं, इन सबका प्लान यही है कि इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। हो जाए तो ये अपना बाहर सेटल हो जाएंगे। और ये नज़ारा मैं हमेशा बोल रहा हूँ लगातार कि नेपाल में आप देख रहे हो, नेपाल के आधे दर्जन से ज़्यादा मंत्री और प्रधानमंत्री पद पे बैठे लोग वो देश छोड़ के भाग चुके हैं। उनका नेपाल से कोई लेना देना नहीं है। तो ये स्थिति भारत में ना पैदा हो। पाकिस्तान का तो खैर इतिहास ही है। पाकिस्तान की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण यह है कि वहाँ के आर्मी चीफ, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी नेता जो भी है, सबके पास डुअल पासपोर्ट है। जितने राजतंत्र के हैं, जो तंत्र के हिस्से जितने भी हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट पुलिस वाला हो, चाहे आपका व्यापारी हो, चाहे मिलिट्री वाला हो, कुछ भी हो, या पॉलिटिशियन हो, सब ड्यूअल पासपोर्ट वाले हैं और सबकी जो है प्रॉपर्टी अरबों की बाहर है। तो कहते हैं ना कि जैसे ही पाकिस्तान को कुछ दान मिलता है, दान दक्षिणा कहीं से, तो दुबई और लंदन की प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाते हैं, कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के। भारत में यदि आप जो है आपने ड्यूअल पासपोर्ट की आप ये सुविधा नहीं दे रखी है, सिंगल है, बहुत अच्छी बात है, बचा हुआ भारत। इसीलिए जो सुझाव मिश्रा जी ने दिया बिल्कुल अच्छा सुझाव है कि कोई जो है चुनाव में खड़ा भी हो रहा है, उसका जो है किसी तरीके का लेन देन जो है या संपत्ति विदेश में नहीं होनी चाहिए। विजय माल्या क्या है, लूटा राज्यसभा के विजय मल्ल्या ने कल इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो डिसीजन है राहुल गांधी के लिए, वो अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल सवाल है कि वो आदमी कि देश का नागरिक है कि नहीं है, ये अभी तय नहीं है। ये तो एफआईआर इसीलिए की है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लगाएंगे, उसके अंदर तब उसकी कार्रवाई होगी। और नहीं भाई साहब, ये खाली एफआईआर नहीं दर्ज हुई है, ये एफआईआर तब दर्ज हुई है जब इंग्लैंड से आए दस्तावेज भारत सरकार ने कोर्ट को दिया, उसको देखने के बाद कहा है कि इसकी जांच करो। और दूसरा केस यूपी पुलिस से सीबीआई ऑलरेडी जो है नहीं, लेकिन फिर अभिषेक मनु सिंघवी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचेंगे, कहेंगे इस केस की मीडिया में रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो तो नहीं हो पाएगी, तो नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, अभी जाना ही जाना है, वहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। सीजीआई साहब थोड़े प्रो भारत हैं। प्रो भारत क्या, वो सवाल बात का उनका इतना ओपन शट केस है वो भाई। मैं कुछ लोगों को देख रहा था कल जो है जब इस निर्णय के बाद कि अब तक क्या सो रही थी मोदी सरकार, और ये बिल्कुल नहीं सो रही थी। नहीं, उनको मालूम है कि आप जो है भारत की जनता कितनी भावनात्मक रूप से दरिद्र है। वो एक एपिसोड 79 में देख चुके हैं, 77 में रादर, कि जब इंदिरा गांधी को जो है शाह कमीशन वाले में गिरफ्तार, अब आपातकाल की ज्यादती पे गिरफ्तार किया, तो इंदिरा गांधी जब बैठ गई उस पर और फोटो छप के आ गई, तो यही जनता जिसने 2076 में भारी मस्त उनको भराया था,
वही रोने लगी कि विधवा सफेद साड़ी में इसके संग अत्याचार हो रहा है। तो ये सेंटिमेंट जो है 79 में इंदिरा वापस जीती थी। हाँ, फिर जीती थी कि 300 अरे प्लस सीट थी। इतनी सीट से आई जो उससे पहले उतनी सीट से नहीं जीती थी। 360-8 सीटें आती हैं। और ये किस स्थिति में थे जो भाई साहब बता रहे हैं कि मुझको याद है 77 में जब इंदिरा गांधी हारी थी, उस समय पूरे देश में एक अफवाहों का बाजार गर्म हो गया था कि इंदिरा गांधी भाग रही थी, उसको हवाई अड्डे से पकड़ा गया, और मतलब इस टाइप से नाराजगी थी लोगों की। और 2 साल के अंदर पलट गया मामला। तो मोदी इसी जनता ने खुद जिता दिया। तो इसलिए 360 सीटें। मोदी जी अपने समर्थकों के सामर्थ्य को जानते हैं, उससे ज्यादा उनकी कमजोरियों को अच्छी तरह जानते हैं। ये कब पलट जाता है भाई, इसी कारण तो 240 आई। ये पलटने की जो आदत है छोटे स्वार्थ। आज लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार बिल क्यों नहीं पास करा पाई। अरे भाई साहब, 303 से जहां बढ़ना चाहिए था, वहां आपने स्वयं 240 कर दी। और फिर दूसरी बात, जब 370 उनको हटाना था, जिसकी जब पूरा विपक्ष विरोध में था, तो उन्होंने सारी प्लानिंग कर रखी, तो कर लिया। तो ये नहीं कहेंगे, इसको जो है मोदी सरकार जो करना चाहती थी वैसे किया। और मैं कहूँगा विपक्ष में विशेषतः कांग्रेस जो उसको करना था उसने वही किया। दोनों जो है नहीं, जैसे बहुत सारे कार्य इसमें संविधान संशोधन करना था, तो संविधान संशोधन के लिए चाहिए होते हैं 2/3 बहुमत। राज्यसभा में आप किसी तरह ले आए, चलो ठीक है, लोकसभा में तो चाहिए जितनी आपकी सीटें रहती। अब आप मोदी सरकार इस 5 साल में कोई वह कार्य नहीं कर पाएगी जिसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपने उसको 5 साल के लिए कई सारे कार्य करने से रोक दिया। और नाराजगी क्या थी, भगवान मान लेके क्या नाराजगी थी, क्या था। तो आप सही कह रहे हैं, जो कमजोरियां हैं तो कमजोरियां हमारी है तो सर बस एक आखिरी बात और हम करेंगे। बंगाल में इस समय हिंदू मुसलमान चुनाव हो रहा है, और क्या और कोई चारा बचा है बंगाल के हिंदू के पास कि वह अपनी राजनीति, अपने नेतृत्व के लिए सिर्फ एक ही पैरामीटर रखे कि मुझे मुसलमानों के अंडर में नहीं रहना है जो उनके रहता है। भाई मैं समझता हूँ कि बंगाल का जो हिंदू है उसको चारा नहीं बनना है, ये आखिरी उसके पास मौका है चारा ना बनने का, क्योंकि ये जो है उनके अस्तित्व की आखिरी सीढ़ी है। ये इस सीढ़ी को उनने पार कर लिया टीएमसी को जिता के, तो उसके बाद जो है उनको बचाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि कोई भी सरकार, मोदी सरकार पर लोग आक्षेप लगाते रहे, राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, लेकिन मोदी सरकार ने, मोदी जी ने वही किया जो बिल्कुल मैं एक गंभीर आदमी करना चाहिए। जब तक समाज सशक्त अपने आप में नहीं होना चाहेगा, तो कोई भी दरोगा, कोई भी पुलिस, कोई भी मिलिट्री उसको क्षणिक प्रोटेक्शन तो दे देगी। लंबे समय तक आपको अगर आपको सर्वाइव करना है तो भाई आपको खड़ा होना पड़ेगा। और मैं तो मानता हूं कि टीएमसी हारती है तो इसका अर्थ यह नहीं कि बंगाल में रक्तपात रुक जाएगा। उस हिंदू को अपना, जैसे सोडा की बोतल होती है, झाग निकलता है ना, वो झाग निकलने का मौका नहीं दिया तो बंगाल के हिंदू समाज समृद्ध नहीं हो पाएगा। और फिर भगवान ने चाहा तो भारत के शेष हिंदुओं को जो है समाज को वो एक मशाल की रोशनी देगा, जो 20वीं शताब्दी के 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जैसा था। बंगाल जो क्रांति थी, क्रांतिकारी थे, सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति वहीं से, विलक्षण व्यक्ति तो वहीं से निकले। तो ये एक मौका है बंगाल में कि 100 साल बाद अपने को रिवाइव करने। आपके सवाल का जवाब मैं इतिहास से देता हूँ कि 1947 में जिस समय विभाजन हुआ देश का, क्या उस समय जो हिंदू थे पाकिस्तान में, उनके पास कोई और दूसरा मुद्दा था सिवाय हिंदू मुसलमान के? कोई था ही नहीं। अगर आप लिस्ट देखिए तो ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ हिंदू मुसलमान ही था। वो स्थिति बंगाल में आज हो गई है। जो स्थितियां हम लोग सुनते हैं कि आप रामनवमी के जुलूस नहीं निकाल सकते, दुर्गा पूजा का नहीं निकाल सकते, सरस्वती पूजा नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान में अगर आप पढ़िए तो 47 से साल 6 महीना पहले ये स्थितियाँ शुरू हो गई थी। तो उस समय जो लोग वहाँ थे उनके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं था, दूसरा कोई चारा नहीं था, पर उनके पास मुद्दा यही था। बाद में उनको घर छोड़ के भागना पड़ा। तो वो स्थिति बंगाल में आज की तारीख में है। और ये इसीलिए जो ज्ञान देते हैं कि चुनाव के समय हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव के समय ये तय होता कि अगले 5 साल शासन कौन करेगा। तो इसलिए इनकी कमजोरनेस पे, इनके इस अपराध पे कोई चर्चा ना हो। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करता हूँ
कि अखिलेश यादव को बड़ी शिकायत इस बात की है कि साहब प्रधानमंत्री ने कब्रिस्तान की बात कर दी, या भाजपा कब्रिस्तान की बात करती है। कब्रिस्तान की बात नहीं करती ना, वो इस बात पे आपत्ति करते हैं कि तुमने कब्रिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपए दिए थे, ये भी नहीं करते वो आपत्ति। ठीक है, उनको ज़रूरत थी, तुमने दिए। सवाल ये पूछा जाता है कि 5 साल में तुमको हिंदुओं के शमशान की याद क्यों नहीं आई? तुमने उनको 200 करोड़ रुपए दिए, हिंदुओं को 2 रुपए क्यों नहीं दिए शमशान के लिए? ये इनका तुष्टीकरण है, ये मुस्लिम के प्रति अंधा प्रेम है। और वो अंधा प्रेम जब ज़्यादा जहरीला हो जाता है तो वो होता है जो पाकिस्तान में हुआ था। तो ये इस वजह से हिंदू मुसलमान वाला इनको डर लगता है। और बंगाल में उसी पे ही चुनाव होना चाहिए, क्योंकि बंगाल की स्थिति ज़्यादा भयावह है। 30-35% वहाँ से है। बताइए, बंगाल के मतलब इतना फ्री पास दिया है मीडिया ने, जितनी घटनाएं डेली बंगाल में होती हैं तृणमूल के कार्यकाल में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार होता है, अगर गलती से वैसी कोई घटना किसी विधर्मी के साथ किसी भाजपा शासित प्रदेश में हो जाए तो ये पूरा देश सर पे उठा लेंगे। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ का मीडिया जो है आप विदेशी शक्तियों के हाथ किसी ने आज तक है ही नहीं। किसी ने आज तक सबसे बड़ा से जो कोई इस्तीफा नहीं भारत मांगा बनता है किसी ने भारत का मीडिया है। वो जो भाई साहब कह रहे हैं तो आप इससे समझिए ना कि जो बात मैंने अभी आईएएस के बारे में बात की कि जो राहुल गांधी करता था, अभी तो मोदी को तो 12 साल हुए हैं। वही स्थिति मीडिया की है। और मीडिया कभी गौर करिएगा आप, ये जो न्यूज़ चैनल है ये तो तमाशा है, सर्कस चल रही है। इनके पास इनका खबरों से कोई लेना देना नहीं है। ये जितनी खबरें आप सवेरे सवेरे देखिए, ये ब्रेकिंग न्यूज़ चलाते हैं, वो ये अखबार पढ़ के चलाते हैं। वो किसी न किसी अखबार में वो छपी होती है, उसको ब्रेकिंग न्यूज़ करके चलाने लगते हैं। अखबारों के जरा कभी पता करिएगा कि वो जितने दिग्गज बैठे हैं, जो संपादकीय एडिटोरियल जो डिसाइड करते हैं, वो 12 साल में थोड़ी आए हैं। वो वही उसी दौर के भर्ती हैं, कांग्रेस और कम्युनिस्टों के शासन के, किसी 25 साल किसी 30 साल। उदाहरण एक बताता हूँ, वो हिंदुस्तान टाइम्स का पॉलिटिकल एडिटर है विनोद शर्मा। अरे बाप रे बाप। तो वो नरेंद्र मोदी के समय थोड़ी आया है। वो ये सब पुराने लोग हैं। और तो गिलानी के गले लग रहे हैं। अरे ये सब जो है कांग्रेसी इको सिस्टम के स्तंभ थे भाई, स्तंभ हैं। आप देखिए वो जो यूट्यूब पे चल रहे हैं, वो चाहे आशुतोष का चैनल चल रहा हो या अजीत अंजुम का चैनल चल रहा हो, उसमें क्या आपको कोई नया पत्रकार नज़र आता है? ये जिनको पुराने बुला के बैठाते हैं, कौन लोग हैं? वो सब 20-25 साल, यानी कांग्रेस के समय। रवीश कुमार की बात करता हूँ, 1993 शुरुआत किया। और बिहार से लालू यादव, कांग्रेस की सरकार, ये उसमें प्रमोट किए गए। अजीत अंजुम वही एक इंडिया टुडे में राजदीप सरदेसाई के साथ का ही इक्वली एक इम्पोर्टेंट था, अभी जस्ट खोल लिया है, राहुल श्रीवास्तव। वो एकदम कि लालू यादव तो गरीबों का मसीहा था, वो तो और राहुल श्रीवास्तव ने लखनऊ में भी काम किया है। अब ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, खाली इतना ही बोलूँगा कि अमर सिंह के बड़े प्रिय थे वो। अब इसके बाद दर्शक अपने आप समझ जाएंगे कि बाकी अर्थ आप निकाल लीजिए कि अमर सिंह के प्रिय कौन होते थे। ये कांग्रेसी इको सिस्टम के लाभार्थी। ये बंगाल के प्रति ये कि हिंदू मरे चाहे जो हो जाए, हम नाम नहीं लेंगे, ममता से इस्तीफा नहीं उनका भाई, उनके मोतियाबिंद है उस चीज को लेके। वो पत्रकार है नहीं, पत्रकार बनाए गए। टीसीएस का जो भी मुद्दा ये सही शब्द यही बनाए गए हैं। ये पत्रकार जो है भाई, 70 के दशक के 80 दशक में पत्रकार की जो महिमा होती थी, पत्रकार जो कहते, भले जो रिपोर्टर भी होता था ना, तो क्राइम बीट का, सही बता रहा हूँ, अखबार में 70 के दशक में 80 के दशक में यदि क्राइम बीट का रिपोर्टर भी होता था, उसका वो अपनी कलम से लिखता था, करता था, देता था, वो ज्यादा समर्थवान था। जो आज जितने वो सब गायब हो चुके इस वक्त। एक रिसेंट एग्जाम्पल देता था, एस हसन जैदी है, क्राइम रिपोर्टर और जर्नलिस्ट, और पता नहीं क्या क्या, दाऊद और शकील सब पे किताबें लिख रखे हैं और संबंध में बातचीत रही होगी। राम गोपाल वर्मा ने धुरंधर की खूब तारीफ की। मैंने धुरंधर का एक ही सबसे बड़ा काम है कि उसने दाऊद इब्राहिम का सारा जो है और डाउन कर दिया। अब उस औरा को वापस कैसे लिफ्ट करें, क्योंकि ये क्राइम जर्नलिस्ट का यही काम था। एक यहाँ बैठा हुआ है तक में शम्स, तो वो उन लोग का ये था कि भाई अतीक अहमद के मारे जाने पर क्या उनकी प्रतिक्रिया थी, उस चैनल पर देखिए आप। तो ये राम गोपाल वर्मा को बिठाकर वापस से ये कहलवाया गया है कि दाऊद के हो सकता है गलत दिखाया हो धुरंधर में, हमें सच नहीं पता, और तो
वापस रीबिल्ड करने के लिए बकायदा एक पॉडकास्ट किया गया। अरे ये तो हम लोग संभावनाएं ढूंढ रहे हैं। आखिर में बोलूं कि लालू यादव सब इससे बड़ा उदाहरण है। 5 मामलों में सजा याफ्ता, मतलब कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उसको बकायदा मुकदमा लड़ा बरसों और सजा याफ्ता। आप किसी चैनल का आप मुझे बताइए या किसी अखबार में लालू यादव की कटु आलोचना आपने सुनी हो? नहीं होती। तो राहुल जी, जबकि कुलदीप सिंह सेंगर, जिस पे मेरा अपना मानना है कि कुलदीप सिंह सेंगर को सजा गलत हुई है, मेरा भी मानना है, और उसका न्याय होगा, उसका न्याय अलग है, उसका सत्य अलग है, उसका सत्य अलग है। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर से के लिए ऐसे बात करते हैं न्यूज चैनल पे जैसे कोई उसने इनका घर लूट लिया हो। लेकिन जो आदमी 5 दफे का सजा, 5 बार का सजा याफ्ता है, क्यों नहीं? क्योंकि वो कारण ये कि वो जो भाई साहब ने कहा कि लालू यादव ने इन जर्नलिस्टों को बनाया है। ये रवीश कुमार अकेला नहीं, 93 में आया है। उसके अलावा एक आता बुड्ढा, आप देखते हो कि सफेद बाल हैं, सतीश के सिंह कब 93 में जब लालू यादव शुरू हुआ तब की पैदाइश है। वो आज तक कर्जा उतार रहा है। तो ये कर्जा उतारने वाले जो जर्नलिस्ट हैं, नहीं राहुल देव तो लखनऊ के हैं। वो तो अपने आप को संग पहले कैसे टंडन जी के छोड़ दीजिए, वो अलग खेल है। मैं लालू की बात कर रहा हूँ कि लालू जो 5 बार का सजा याफ्ता है। कभी आपने इनके मुंह से कोई शब्द सुना? कभी नहीं सुना। अरे राजदीप जाके इन लोग के यहाँ मटन खाते थे, बैठते थे, क्या शानदार मजेदार। वो मटन नहीं था, वो हिंदुओं का खून है जो तुमने। तो ये सबसे खास बात आज भाई साहब ने बड़ी आइकॉनिक लाइन बोल दी कि ये जर्नलिस्ट बने नहीं, इनको बनाया गया और ये बनाए गए लोग स्थापित हैं। तो आज की तारीख में ये तो 12 साल के अंदर थोड़ी बने। इसमें एक भी ऐसा नाम बताइए जो 12 साल के बाद आया हो। अब मुसलमानों के कुकर्मों को छिपाने में सबसे आगे रहते हैं। आप जैसे लालू जी का नाम लिया उन्होंने, लालू के सामने इन बड़े बड़े संपादकों की आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, कंधे झुके होते हैं। हाँ, बड़ी बात, कंधे झुके होते हैं और वो कुछ देता है ना तो ऐसा खाते हैं उसको कि जैसे किसी महाराज ने जो है कन्हैया बिल्लारी लावा फेंका और हमने लावा लपक लिया। वो कहता था कि हम लोग जाते थे, लालू जी का चना रख के कहते खाओ चना, तो हम लोग चना खाते थे। यही हम लोग का काम था, मतलब दिए हुए चने को खाकर बताना कि हाँ उनके यहाँ का चना हम खाते थे। और वो खुलेआम बोल दिया था कि क्या अपहरण होता है, हम भी कराए थे, हमारा भी 10 लाख रुपया। ये गोदी मीडिया का मुलायम सिंह की तो सरकारी लिस्ट है पूरा कि 200 से ज्यादा पत्रकारों को 2 लाख से 10 लाख रुपए तक दिए गए, और आज से 25 साल पहले। अरे शरद प्रधान ये सब जो है, क्या नाम ले इन लोगों का, कुछ किसको मैं नहीं जानता। यहाँ पे लखनऊ में आज पत्रकार के नाम पे आखिरी कोई पत्रकार था तो मैं दिलीप अवस्थी को जानता था। असमय मृत्यु हो गई जिसने पत्रकारिता की। बाकी जितने भी नाम है, ठीक है, ओके, जितने नाम है नाम बता बनाए गए। तो ये जो पत्रकारिता है और यह जो डिलिमिटेशन के नाम पर जितना भी नैरेटिव आप देख रहे हैं दर्शकों, और या वुमेन रिजर्वेशन बिल पर, मतलब फेमिनिस्ट लोग जो है अखिलेश यादव और कांग्रेस को नहीं बोल पा रहे हैं कि तुमने क्यों नहीं ये बिल आने दिया। सशक्तिकरण कर रही है भाजपा, कोई ये नहीं कह रहा कि आप महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ कर रहे हैं। ये फेमिनिस्टों की बात कर रहे हैं जो केरल स्टोरी 2 को प्रोपेगेंडा बताते हैं, टीसीएस जिहाद पे शांत हो जाते हैं, और किस प्रकार से हिंदू बेटियां जा रही हैं, जब जिहाद के चक्कर में फंसाई जा रही हैं, शांत हैं, बैठे हुए हैं। और ये वो पत्रकार हैं, कहाँ से लाभान्वित होते हैं? मुस्लिम वोट बैंक समर्थित नेताओं के माध्यम से लाभान्वित होते हैं। उनको सत्ता का एक्सेस मिल जाता है, और लोक भवन या कहीं भी आपके जो सचिवालय होते हैं वहाँ पास मिल जाता है घूमने फिरने का। फिर वो सिर्फ अंदर जाकर खबर नहीं लाते हैं, वो अपने अखबार के लिए खबर नहीं लाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन ट्रेडिंग करते हैं, वो चुगली करते हैं। और इनको कभी कोई केंद्रीय नेतृत्व तो पसंद ही नहीं आता है। सोनिया भी 10 साल रहेंगी तो वो नहीं पसंद आया था, तो पत्रकार लोग निकले तो आम आदमी पार्टी बना दी। और पूरा आम आदमी पार्टी किसने, केजरीवाल को नेता किसने बनाया? दिल्ली मीडिया ने। 15-20 दिन, 25 दिन, 30 दिन लगातार काँव करके एक आदमी जो अपने एक जगह पे बैठा हुआ है उसको नेता बनाया दिल्ली मीडिया ने, और उसके पीछे के सारे पाप छुपा लिए। सर आप ही ने बताया था कि वो कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के संगठन, आम आदमी के सिपाही नाम का संगठन का ट्रेनर था वो 2005 में। केजरीवाल और योगेंद्र यादव 3 दिन का सेशन इन्होंने हैदराबाद में किया था, कांग्रेस को ट्रेनिंग दे रहे थे ये सब लोग हैं। हाँ, तो योगेंद्र यादव तो पेंडुलम है, कभी केजरीवाल, फिर कभी कांग्रेस, कभी केजरीवाल, कभी कांग्रेस। बाहर के कितने लोग
भारत को तोड़ना चाहते हैं, ये सब उनके टूल किट हैं। पाकिस्तान में हम धुरंधर के माध्यम से देख रहे हैं कि आप भारत से जो गया है वो छिप रहा है, वो अपने आप को अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, वो एक आइडेंटिटी के साथ जी रहा है। यहाँ पर उनको इसकी आवश्यकता ही नहीं, वो खुले जी रहे हैं। भारत में पाकिस्तान क्या या बाहर के समर्थित लोग जो है भारत तोड़ने वाले, यहाँ खुला जीवन जी रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं। ये एक पूरा तंत्र है जिसको आज हमने 1 घंटे में जिस पर चर्चा करने की बात करने का प्रयास किया। सर कोई क्लोजिंग कमेंट हो तो बताएं, फिर उसके बाद। क्लोजिंग कमेंट ये है कि यहाँ जैसे तुमने जो अंतिम बात कही कि वहाँ पर तो जसकीरत को जो है छिप के रहना पड़ा, सिर्फ हमजा बन के रहना पड़ा, यहाँ खुलेआम घूमते। उसका कारण ये है कि 15 अगस्त 1947 के बाद में जो अंग्रेज़ों के जो दास थे उनको ही सत्ता अंग्रेज़ों ने सौंपी थी, और उन्होंने इसको भारत द्रोह करना, भारत हंता होना को सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाई। उन्होंने राजकीय रूप से उनको नवाजा है, उनको लाभान्वित किया है, तो समाज ने उसको स्वीकार कर लिया। इसलिए आज जो है भारत हंता होने में किसी को शर्म भी नहीं है, उसको ये भी उसके लिए बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है। भारत का किसी कारण से, आपके किसी काम से, किसी लेख से, किसी बात से भारत टूटता है या टूटने उस भारत की अस्तित्व पे प्रहार होता है, तो वो आपकी स्वाभाविक जो है, आपकी जो है इंडिपेंडेंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत ले आते हैं, उसको लिबरलिज्म ले आया जाता है उसके अंदर। इसके अंदर भारत में इसीलिए हो गया, इस इकोसिस्टम ने भारत का विद्रोह करना एक प्रतिष्ठित कार्य बना दिया है। इसलिए इन जसकीरतों को हमजा बनने की जरूरत नहीं। सबसे ताज़ा उदाहरण है दादा कार्ति चिदम्बरम, जो पी चिदम्बरम के लड़का है। धुरंधर फिल्म में एक बताया गया कि एक नेता है और उनका बेटा है, वो शायद भारत की जो करेंसी प्लेट्स थी उसको आदान प्रदान पाकिस्तान को देने में उनका कुछ रोल था। चलो ठीक है। कार्ति चिदम्बरम हाल फिलहाल फिल्म रिलीज होने के बाद स्मिता प्रकाश के यहाँ पर पॉडकास्ट पे बैठ के, एएनआई का जो प्रतिष्ठित पॉडकास्ट है, वहाँ बैठ के चाय पीते हुए एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहता है कि आई हर्ड दैट आई हैव अ कैमियो इन धुरंधर। तो शर्म नहीं आई ना, कहने वही तो प्रतिष्ठा है ना, प्रतिष्ठा है। मैं फिर बता रहा हूँ ना कहाँ पॉडकास्ट हो रहा है। सर आपका कोई क्लोजिंग कमेंट? जो बात भाई साहब ने कही उसके बाद कुछ कहने को रह नहीं जाता, यही मेरा मुद्दा है। मैं इसको शिकायत के साथ समाप्त करूंगा। समाधान कि 12 साल समाधान भी है, शिकायत भी है कि 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी का कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसकी आप प्रशंसा ना कर सकें, अद्वितीय उसको ना कह सकें। गिनाने लगूंगा 100 ज़्यादा आएंगे। हम लोगों ने बैठ के गिना भी। हाँ, लेकिन इस मामले पर पूरी तरह असफल हैं कि जिन लोगों की बात इन्होंने की, इन पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगा है। ये एक खतरनाक बात है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि पाकिस्तानी और भारत विरोधी खुलेआम घूम रहे हैं। और सीआईए, अब तो सीआईए एजेंट भी पकड़ा रहे हैं, वो तो एक अलग कहानी है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और हमें लगता है कि कुछ जो कल हुआ, जो बिल पास हुआ और नहीं पास हो पाया, बिल रखा गया और नहीं पास हो पाया, उसके बहाने देश की बात करना, उसके पीछे जाना, उसको एक अलग नज़र से देखना, और सबसे बड़ी बात जो सतीश सर कहते हैं, खबर के पीछे की खबर को देखना, वो बड़ा आवश्यक है। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। आपकी राय क्या है कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। कृपया यह पॉडकास्ट लाइक करें, शेयर करें। बड़ी महत्वपूर्ण बातें की गई हैं, यदि आपके माध्यम से बहुत दूर तक पहुँचे तो और अच्छा लगेगा। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध और सतीश सर को डेली सुने। मनीष ठाकुर शो रात 10:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम। राम राम।